नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। धनतेरस का दिन मेरे लिए बहुत बढ़िया था। आज ये बहुत अच्छी बर्फी लेकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी मेरे दफ्तर में हैं और मैं जानता हूं कि आज ये क्यों दफ्तर में आए हैं। आज ये बताने आए हैं कि इन्होंने बांगरमऊ में जुटकर एक इतिहास रच दिया। बांगरमऊ सीट जो बहुत मुश्किल थी भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर में, ब्रजेश पाठक जी को खास तौर पर लगाया गया था ब्राह्मणों को खास तौर पर मैनेज करने के लिए। तो आज वो जिताने के बाद हमारे दफ्तर में आए हैं, कुछ राजनीतिक गुफ्तगू करने का उनसे मन है, तो सोचा मौके का फायदा उठाया जाए। ब्रजेश जी, धन्यवाद इस मिठाई के लिए और आपको धनतेरस की शुभकामनाएं। बागरमऊ आपको खास तौर से भेजा गया, उन्नाव आपका क्षेत्र रहा है, कानपुर आपका काफी सक्रिय रहा है। बागरमऊ में इतनी जीत की उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल उन्नाव जनपद से हमारे घर के रिश्ते रहे। हमने 2004 में जब पहला लोकसभा चुनाव मैंने वहाँ से लड़ा था और जीता था, तो हमने लोगों से कहा था अपने वक्तव्य में, अपनी स्पीचेज में, कि हम वोट मांगने के लिए आपके पास तो आए हैं, लेकिन हम वोट के रिश्ते कायम रखना नहीं चाहते, हम घर के रिश्ते आपसे कायम करते हैं। उन्नाव जनपद में मैं इंटर तक पढ़ा हूँ बांगरमऊ में। हमारी पैदाइश से पहले 1962 में हमारे चाचा वहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे और हमारे परिवार का वहाँ पर काफ़ी आना जाना लगातार रहता है। और उन्नाव के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने हमारी बात को माना और सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और पता है आपको, जितने भी उपचुनाव हुए हैं, बांगरमऊ विधानसभा जनपद उन्नाव की सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा बनी है। लगभग 32,000 मतों से हमें वहाँ विजय मिली। आप मेन बात, बिल्कुल दिल की बात बताइए, बागरमऊ में कुछ मैनिपुलेशन किया आपने, ईमानदारी की थी या जाति के गोलबंदी? ऐसा होता है ना कि जब हम चुनाव जीतते हैं तो कहा जाता है मैनिपुलेशन किया, और जब विपक्ष जीता है तो उनको मैनिपुलेशन की याद नहीं आती। अगर मैनिपुलेशन करना होता हो तो लखनऊ में बैठ करके भी कोई भी कर सकता है। और ये अच्छी तरह समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। हमने कभी भी अनैतिक कार्यों को न करने का मन बनाया, न हमारी पार्टी की इस तरीके की नीति है। हम केवल लोगों का आशीर्वाद लेकर के, प्यार मोहब्बत से उनके बीच में काम करके, और जो हमारी सरकार की जो नीतियां हैं उनको लोगों तक बता करके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो नीतियां उनको बता करके हम लोगों के बीच में गए और जनता ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। विजय जी, इस रिजल्ट जो आया, किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हाथरस जैसी घटना इंटरनेशनल लेवल पे सुर्खियां बटोर रही थी, कानून का लोग कह रहे थे खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तब भी आप लोग जो हाथरस की घटना थी, उस घटना में हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी ने, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। मैं दावे के साथ आपके साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ कि छात्र जीवन से अभी तक मैं सामाजिक जीवन में हूँ। प्रदेश के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने सरकारों को पास से काम करते देखा है। इससे पहले जो सरकारें काम कर रही थी, विशेषकर समाजवादी पार्टी के रूप में, थानों में बैठ करके सत्ताधारी दल के लोग जिस ढंग से अपराधियों का समर्थन करते थे, कोई प्लाट, मकान, दुकान बचता नहीं था जहां सत्ताधारी दल के लोग कब्जा करके लोगों को प्रताड़ित न करते हों। इवन देन कई अपहरण के मामलों में सत्ताधारी दल के लोगों का नाम खुले तौर पर आता था। पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट भी आए दिन होती थी, जिसमें दरोगा सिपाही से लेकर पुलिस अधीक्षक तक को सत्ताधारी दल के लोगों ने पीटा। मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मंत्री और कोई भी कितना बड़ा पदाधिकारी हो, किसी भी अपराधी के समर्थन में नहीं है। यदि बाई दबे, दुर्घटनावश या जानबूझ करके भी आप जो भी कहना चाहें, किसी भी अपराध में किसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी का नाम आया तो माननीय योगी जी ने कड़ी कार्रवाई की है, किसी को नहीं बख्शा है। यदि कानून के जद में वो आया तो हमने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मैं आपकी बात से समर्थन कर रहा हूं कि आप आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में थाने में लोग जाके गुंडागर्दी करते थे और आपकी सरकार में ऐसा नहीं हुआ, और कार्रवाई भी होती है। कार्रवाई हमने देखी है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहारनपुर ने एसएसपी के घर में घुस के बदतमीजी करी, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, मगर एमपी का कुछ नहीं बिगड़ा। बुलंदशहर में दौड़ा दौड़ा के आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंस्पेक्टर को मार दिया, हत्या कर दी। आपकी पार्टी के लोगों ने जेल में स्वागत किया और बाद में पार्टी का महिमा मंडित करके पदाधिकारी बना दिया। मैं पूरी बात आपको स्पष्ट कर दूं। जहाँ सहारनपुर का विषय आपने उठाया, उन माननीय जो लोग शामिल थे उस घटना में एफआईआर दर्ज हुई थी, कार्रवाई हुई थी। और जो आपने बुलंदशहर का विषय उठाया, वो कार्यकर्ता जेल भी गए थे, उनको बेल भी कानून का सामना करना पड़ा था। जबकि दूसरे शासनकाल में ऐसा नहीं होता था, उनको थाने से ही छोड़ा जाता था, एफआईआर स्पंज की जाती थी।
हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और अपराध पर, और जो हाथरस की घटना का बार बार जिक्र होता है स्टेट में, आप भी उसका जिक्र किए हैं, वो षड्यंत्र था। देखिए, हम जब पता चला कि बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, उसने बताया पहले वॉइस में, पहली आवाज़ उसकी ये थी कि हमारे साथ जो है मारपीट हुई है, हमने मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। जब पता चला कि उसने बयान बताया कि अब हमारे साथ दुष्कर्म की हुआ, हमने दुष्कर्म में जितने लोग भी उसने नाम लिए सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा। उसके बाद बेटी को हमने स्थानीय मेडिकल कॉलेज भेजा अलीगढ़। जब वह हालत बिगड़ी तो हमने दिल्ली भेजा। जब दिल्ली में उसका इलाज हो रहा था तो उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद आप देखते हैं किस ढंग से पॉलिटिकल लोगों ने अपने हाथ में पूरी व्यवस्था को लेकर के, बॉडी को लेकर के एक राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उनको लग रहा था ये वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना है कि डेथ किसी की भी हो, हत्या किसी की भी हो, कोई आपराधिक कार्य किसी के खिलाफ हो, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुलिस का काम है, हमारी सरकार का काम है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं सभी राजनीतिक दलों से, यदि उनको वास्तव में जनता के बीच काम करना है तो उनको कोविड काल के दौरान निकलना चाहिए था। आप सोचिए, जब पूरी दुनिया महामारी की चपेट में थी, इसी उत्तर प्रदेश में जो 25 करोड़ का आबादी का प्रदेश है, दुनिया का छठा देश है आबादी हमारी, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता न सड़क पर थे, न लोगों को खाना उपलब्ध करा रहे थे, न पैरों में चप्पल पहना रहे। तमाम फोटो केवल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप तुलना करेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ 100 पे होंगे तो समाजवादी पार्टी ने उन ट्विटर्स को देख करके, खबरों को देख करके 10-5% किया होगा। हम उसे करने नहीं दे रहे, तो हम जहां वो कर रहे थे वहां एफआईआर हो जा रही थी। मान्यवर ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल शुचिता के साथ कह रहे हैं, किसी को कोई रोक नहीं रहा था। हाँ, सामाजिक जलसों पर रोक थी। हम अगर हाईवे पे खड़े होकर किसी को चप्पल पहना रहे हैं तो कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप सामाजिक जलसा करना चाहेंगे, टेंट लगाना चाहेंगे और एकत्रीकरण करना चाहेंगे भीड़ में, तो ये जो भारत सरकार के नियम थे, जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियम थे कोविड के काल के दौरान, वो आज भी लागू हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी ने रोका नहीं, और ऐसे ही विपक्ष के कार्यकर्ताओं को किसी ने नहीं रोका। वो लोग करते क्या थे, जो करने के लिए अनुमति और फिर टेंट और भीड़ इकट्ठा करना, उसका एक जलसा टाइप का कार्यक्रम करना चाहते हैं। लेकिन जनता पार्टी की भी दर्जनों जगह पे जलसे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विपक्षी दल इस बात को अच्छी तरह समझ लें। हमारे ग्राम स्तर का कार्यकर्ता, बूथ स्तर से लेकर देश स्तर के कार्यकर्ता ने कोविड काल के दौरान अपने प्राणों की बाजी लगा करके काम किया है, अपने पेट की रोटी छोड़ करके उसको खाना उपलब्ध कराया है। और हमारी सरकार ने, योगी जी ने इस कोविड के दौरान बेहतर से बेहतर कार्य किया है। आपको पता है, जहां केजरीवाल जी ने 10,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के लोगों को सड़क पर छोड़ दिया था, यूपी बॉर्डर पर धकेल दिया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने उनको ला करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। देश में कई लोगों ने कहा, कई मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा किया कि ये ठीक नहीं है, लेकिन माननीय योगी जी का मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि उत्तर प्रदेश के जनमानस के लोगों की जिम्मेदारी उनकी है। यदि कोई सड़क पर है, उसे घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। कोटा से हम अपने विद्यार्थियों को लेकर आए, ये उनका स्वयं का निर्णय था, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय था। बसें कांग्रेस दे रही थी, उन बसों तक को तो आप यूज नहीं कर पा रहे, मतलब केवल राजनीतिक। आप मेरी बात समझो, बसें उनको देना था, उनको किसने रोका था कि चुपचाप जाकर के बसें लगा देते और ले आते? वो एक तरीके से पॉलिटिकल वितंडा खड़ा करना चाहते थे, केवल अखबारों की सुर्खियां बटोरना चाहते थे, और उनका मकसद कुछ नहीं था। अब आप देखेंगे, जब चुनाव का परिणाम आ गया है, कि कोई भी कार्यकर्ता आपको सड़क पर जल्दी नहीं दिखेगा। उनको लगता है कि फसल है, लहलहा रही है, काट लो, और भी हम धान या गेहूं करके पे ले जाकर के इसको कैश क्रॉप बना करके पेट में हम कुर्सी के लिए तैयारी करेंगे, पेट की आग शांत करेंगे। उनके मन में एक हुक है कि सत्ता बहुत दिन से उनकी चली गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि किसे हम सत्ता दे सकते हैं, किसे नहीं दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शुचिता की राजनीति की है, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। उपचुनावों में आपका 3% वोट कम हुआ है, समाजवादी पार्टी का 2% वोट बढ़ा है। आप मेरी बात समझो, हमारा मुकाबला उन लोगों से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चेक बैलेंसेस की राजनीति नहीं करती। हाँ, बसपा तो आपकी तरफ आई गई है। तो नहीं, देखिए, आप किसी तरीके से ये मत मोल्ड करिए कि हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों की सेवा के लिए, शुचिता के साथ सेवा के लिए, भारत माता को अस्मिता की रक्षा करने के लिए और लोगों के मान सम्मान के लिए काम कर रहे हैं सोसाइटी में। ब्रजेश जी, किस चीज का मान सम्मान? रात के 2 बजे एक दलित लड़की जला दी जाती है हाथरस में, आपकी सरकार डीएम तक को नहीं हटा रही है वहाँ पे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गंभीरता से एसआईटी जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जितनी एसआईटी बनी है, वो जांच रिपोर्ट कब आती है, कब चली जाती है, किसी को नहीं पता चलता है। ऐसा है, आप जानते हैं कि हमारी सरकार
अपराधियों के साथ साथ उन अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। चाहे देखिए महोबा का प्रकरण हो या प्रदेश में कहीं भी इस तरीके से अधिकारियों ने गड़बड़ी की, हमने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में भी जिम्मेदारी तय होनी दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, हम कड़ी कार्रवाई। ब्रजेश जी, दो आईपीएस फरार हैं, इतिहास बन गया, आजादी बाद से कभी नहीं हुआ। आपके जिलों में एसपी ऐसे तैनात हो रहे हैं जो वसूली कर रहे हैं। डीएम भी कह रहा है कि मुझे महीना दो, आत्महत्या कर ले रहा है व्यापारी। संजय जी, ये विपक्ष की आवाज आप बोल रहे हैं, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, आप विपक्ष की वॉइस नहीं हो सकते। आप अपनी बात उठाइए, हम आपकी बात का हर बात जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारा मानना है कि विपक्ष केवल सत्ता के कारण इस तरीके का अनर्गल आरोप लगा रहा है। हमने हमेशा लोगों के बीच रह करके काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक भी कार्यकर्ता किसी भी अपराधी के समर्थन में नहीं है। हम किसी के साथ अनाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। ब्रजेश जी, आपने कहा मीडिया विपक्ष की आवाज बन रहा है। आपकी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत पत्रकार की या मैं अपनी बात कर रहा हूं। देखिए मीडिया में सरकार में आप अच्छी तरह जानते हो, मैं मीडिया का मित्र हूं और हमने कभी भी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। दरअसल जब कभी वॉइस में ये दिखने लगता है कि किसी विशेष दल के बारे में या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, हमारा मानना है कि हम लोगों को मिलकर के उत्तर प्रदेश को बनाना है। हम आपके बगैर भी उत्तर प्रदेश को अच्छा नहीं बना। लेकिन ब्रजेश जी, हम आपका भी सहयोग चाहते हैं। आप ये तो मानेंगे कि मीडिया को हमेशा विपक्ष की ही आवाज बनना चाहिए, सत्ता की चाकरी कभी नहीं करना चाहिए मीडिया। मेरा ये मानना है, आप एकदम सही कह रहे हो कि हमको, जैसे किसी कवि ने कहा, निंदक राखिए आंगन फूटी छवा है। तो मेरा ये मानना है कि आप उसी ढंग की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो हमारे अच्छे काम हैं उनके बारे में भी आपको कहना पड़ेगा। आप सोचो, इसी उत्तर प्रदेश में हमने कितने लोगों को ओडीओपी के माध्यम से जोड़ा है। ये पहले हर जिले में पीतल उद्योग मुरादाबाद में आज से नहीं है, अलीगढ़ में ताले आज से नहीं बन रहे हैं, हमारे यहाँ पीलीभीत में बांसुरी आज से नहीं बन रही, अमरोहा में ढोलक आज से नहीं बन रही है, हमारे यहाँ लखनऊ में चिकन उद्योग आज से नहीं, पुरातन काल से है। किसी ने नहीं सोचा, ये हमारी सरकार ने सोचा है और हम लोगों को सीधा जोड़ रहे हैं। अभी लोग तरह तरह के रोजगार के विषय को उठाते हैं, हमारी सरकार लोगों को रोजगार मुहैया उपलब्ध करा रही है। आप सोचिए कि जहाँ कई देशों की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है, हम कोरोना काल में लड़े हैं, लोगों को हमने राशन दिया है, लोगों को सुविधाएं दी हैं और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को भी हमने दुरुस्त किया। इतनी बढ़िया है, कल नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने प्रेस नोट जारी किया है कि एक व्यक्ति की नौकरी चली गई थी कोरोना काल में, खाने को पैसे नहीं थे, जहर खाने जा रहा था, हमने 112 से उसको बचाया। ये प्रेस नोट है, सरकारी दस्तावेज गवाह है कि नौकरी जाने पे जहर खा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जो, जैसे आपका ये फर्म है, ऐसे ढेर सारे प्राइवेट फर्में और कंपनियां प्रदेश में काम कर रही हैं। उन लोगों की जब सेल कम हुई, उनके प्रोडक्ट कम बिके मार्केट में, तो उन लोगों ने अपने कर्मचारियों की संख्या कमी की है। हमारी सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों से अपील की थी, कृपया कोरोना काल में लोगों को ऐसा बेरोजगार होने का, कोई ऐसा दंश झेलना नहीं पड़े, इस तरीके का कोई नीति अपनाएं। लेकिन लोगों की मजबूरी है, सरकार उन पीड़ित व्यक्तियों के साथ खड़ी है और हमने उद्योगपतियों को भी काफ़ी सहूलतें दी हैं जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। आपने कहा मीडिया की बात आपने जिक्र की, आप मीडिया फ्रेंडली हैं, मेरे ख्याल से शायद यूपी के सबसे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे ज़्यादा प्रिय है मीडिया के। आपकी सरकार में नमक से रोटी दिखाता है पत्रकार खाने वाले, उस पर FIR होती है। एक साल में 50 पत्रकारों पे FIR हुई, जांचें हुई। ये मीडिया की ऐसा क्यों? आपकी बात को, अच्छा, आपने ये बात आप क्यों नहीं उठाती? आपकी बात को मैंने माना और जिस विषय को आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, हम अपने मन में इस बात को गंभीरता से लिए हैं। समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ब्रजेश जी, एक पीड़ा और है, मतलब आप, मुझे पता है कि आप जातीय राजनीति नहीं करते, लेकिन ब्राह्मणों में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि कम से कम आप ब्राह्मणों की बात सुनेंगे। एक जनरल मैसेज हो रहा है कि ब्राह्मणों पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, खासतौर से ठाकुर उत्पीड़न कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ब्राह्मण समाज ने उत्तर प्रदेश हो या देश हो, कहीं भी बात आई तो भारत माता के लिए काम किया है, भारत माता की अस्मिता की रक्षा के लिए काम किया है। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम इस बात का अपने समाज को भरोसा दिलाते हैं। कहीं भी कोई विपत्ति होती है तो हम तन मन धन से समर्पित भाव से उनके साथ खड़े होते हैं। किसी भी हालत में उन पर कोई विपत्ति आए और हम चुप बैठने संभव नहीं है। ब्रजेश जी, विकास दुबे अपराधी था, कोई उसके साथ नहीं खड़ा है, लेकिन अमर की 3 दिन की ब्याह तक खुशी आज भी जेल में है। SSP कह रहा है हम छोड़ रहे हैं। उस बेचारी ने क्या गुनाह किया था? वो ब्राह्मण लड़की। आपने ये विषय उठाया, मेरे संज्ञान में है, इस बात को हम मन में रखें, समय आने पर हम आपको जरूर जवाब दें। लेकिन आप ये महसूस करेंगे लगातार ब्राह्मण संगठन इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं। मेरी बात आप समझो, कुछ हो रहा है और कुछ प्रायोजित है। कौन कर रहा है? हम बता रहे हैं आपको। अगर आप पुरानी सरकारों पर आप जाओगे तो केवल 2 की सुनी जाती थी,
दो की, उनका नाम नहीं लेंगे, कौन बिरादरी सुनी जाती थी? और पूरे प्रदेश में ब्राह्मण हो या अन्य छोटी छोटी बिरादरियां जो बैकवर्ड तबके से आती हैं, अति पिछड़ों में आती हैं, उनकी कौन सुनने वाला था? तब उस समय कोई बोल नहीं रहा था, कोई बोलने वाला था? हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, सर्व समाज को लेकर के चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को भी असुरक्षित माहौल में जीने का ब्रजेश जी, नहीं छोड़ेगी। लोग कह रहे हैं कि एक समझ सरकार में दलित की सुनी जाती थी, एक में यादव की सुनी जा रही है और इसमें ठाकुरों की सुनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्व समाज की सरकार है और हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो आपके पास में भी ये ब्राह्मण समाज भी इस तरह की पीड़ा लेके आता होगा ना? देखिए, कहाँ से जाए, ब्राह्मणों का नेता नहीं है कोई। देखिए, ऐसा होता है ना, जिस समाज को आप बिलोंग करते हो उस समाज के लोग स्वाभाविक रूप से आपके आसपास रहते हैं, और मेरी जानकारी में यदि कोई ऐसा केस आता है, मैं जरूर पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा हूँ। क्या लग रहा है आपको 2022 में, मतलब बिल्कुल अतिशोक्ति नहीं, मुकाबला किससे होने वाला है? अच्छा, इससे पहले एक सवाल बता दीजिए, बसपा के संग ये इतना प्यार आपका क्यों आ गया कि आपने बसपा ही खत्म कर दी? मेरी बात आप समझो, जो संकेत गया वो तो बसपा खत्म ही हो गई। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के बारे में इस तरीके की बातें करना उचित नहीं होता। बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की, देश की बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। किसी की मन में अपने दल को बढ़ाने की इच्छा तो होती है, किसी को खत्म करने की इच्छा क्यों हो सकती? हम सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, हम किसी के बारे में क्यों काम करेंगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप अगर चाहते हैं कि इस प्रदेश में ये काम नहीं हो पा रहा सरकार से और ये होना चाहिए, वो काम, अकेला काम बताइए कौन सा काम? देखिए, ऐसा ना कि ऐसी ढेर सारी बातें हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा हूँ। मेरा मानना है कि नौजवानों को किस ढंग से हम ऐसा कुछ प्रदान करें कि उनके मन में फ्रस्ट्रेशन ना आए। अभी जो विश्वविद्यालय हैं, जो डिग्री कॉलेज हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं और ढेर सारे जो विभिन्न नौकरी पेशे से जुड़े हैं, जिन लोगों को नौकरी ट्रेनिंग कर लिया उन्होंने, जैसे आर्किटेक्ट की या अन्य, तो उनको सीधे सेवा में मिलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा मानना है कि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें कुछ करना है और हमारी सरकार इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय योगी जी ने बहुत बेहतर काम किए हैं और मैं इसमें भी कुछ अगर कर पाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। ये थे ब्रजेश पाठक जी और मैंने खुद देखा है, इनके घर में लगभग 1000 व्यक्ति रोज मिलते हैं। मैं बड़ा हैरान रहता हूँ, हतप्रभ रहता हूँ। एक रजिस्टर बना हुआ है जिसमें अब तो शायद कई लाख लोगों के नाम, मोबाइल नंबर दर्ज हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना पत्र देता है रिकॉर्ड होता है, स्टाफ पूछता है कि आपकी समस्या का निदान हुआ या नहीं हुआ। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, शायद ब्रजेश पाठक उसमें से इकलौते कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं जिनका सुबह से रात तक दरवाजा खुला रहता है। लखनऊ के लोकप्रिय नेता हैं, बावजूद इसके वो आजकल मीडिया के उतनी पैरवी नहीं कर पा रहे जितनी उनको करनी चाहिए। मीडिया के लोग सबसे ज़्यादा दुखड़ा भी इनसे रोते हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ब्रजेश ही कम से कम मीडिया की बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। लगता है ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।